आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। आप इस वीडियो को देखते समय अपने पास आपको जो प्रश्न पत्र है या आपके पास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जिस मूड में भी है, आप प्रश्न को अवश्य देखें। और अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो उत्तर लिखा है वो वहाँ पे प्रश्न होगा, उस प्रश्न को आप अपने सामने में रख लें। अब मैं प्रथम प्रश्न देखता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन वास्तुकला का ही नहीं बल्कि अच्छे गवर्नेंस का भी प्रतिनिधित्व करता है। टिप्पणी कीजिए। तो अब हमें यहाँ समझना क्या है, हमारा जो अभी आप लोगों से बातचीत हुई थी, हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें आप लोगों ने चार चीजें, जो मेनली चार फोकस एरिया था, वो ये है कि हमें क्वेश्चंस को समझना कैसे है, हमें इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। हमने इंट्रो और कंक्लूजन की जो भूमिका है वो अभी पिछले वीडियो में हमने डाल करके अपलोड कर दी है। उसके बाद हमें बॉडी कैसे लिखना है और कंटेंट को कैसे यूज करना है। ये चार चीजें हैं और ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि कैसे करना है। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन में हमें दो चीजें, क्वेश्चन का दो पार्ट है। यहाँ ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रश्न में पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है वास्तुकला का ही नहीं, अच्छे गवर्नेंस, मतलब वास्तुकला का तो प्रतिनिधित्व करता ही करता है, ये अच्छे गवर्नेंस का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, वास्तुकला और अच्छे गवर्नेंस। तो आपने किताब में, पुस्तक में या अन्य नोट्स में आपने पढ़ा होगा कि वास्तुकला का, बेहतर वास्तुकला कैसे है हड़प्पा सभ्यता। मतलब ये है कि आपका जो एक पार्ट है प्रश्न का वो क्लियर है, आप वास्तुकला के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, उसका एक्सप्लेन कर देंगे उन चीजों को, जहां जैसे ग्रिड प्रणाली है तो ग्रिड प्रणाली आप समझ रहे हैं कि जो आंसर चेक करने वाला है वो भी समझ रहे हैं कि ग्रिड प्रणाली होता क्या है। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे आंसर में तो उसका एक इंपैक्ट जाता है और आपके मार्क्स स्वतः इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो जिन चीजों की, जहां भी कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आ रही हो, उन चीजों को, जैसे उत्तम जल प्रबंधन है तो जल प्रबंधन कैसे किया जाता था, इसको थोड़ा आप ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप इन चीजों को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट ये है अच्छा गवर्नेंस। अब सवाल है कि ये कैसे निकलेगा, तो ये इतना इजीली नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको ये गवर्नेंस शब्द समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, विशेष करके वर्तमान समय में जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें आपको आपके सब्जेक्ट का तो नॉलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के नॉलेज, जो सामान्य जानकारी है, वो नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं सकते। सच्चाई यही है। तो सब्जेक्ट का तो जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, अच्छे तरीके से जानकारी चाहिए। बल्कि जीएस जो है, दैट मीन्स समथिंग ऑफ एवरीथिंग, आपको बीपीएससी से ऊपर उठ करके यूपीएससी की दिशा में सोचना पड़ेगा, जहां समथिंग ऑफ एवरीथिंग और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो ये दो चीज आपको लेके चलना पड़ेगा। आप लोगों ने बताया कि हमें प्रश्न को समझने में दिक्कत होती है। एक्चुअली ये प्रश्न को समझने में जो दिक्कत होती है वो हमारे जीएस की वीकनेस होती है। कई जगह पे कुछ कोडिंग किए जाते हैं, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को आपको इस वास्तुकला से और नगर नियोजन की जितनी भी चीजें हैं उसमें से आपको इस गवर्नेंस को निकाल करके दिखाना है। तो अगर आप गवर्नेंस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें से निकाल के रख देंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आया भी इंग्लिश मीडियम का, हालांकि वो आंसर था बट उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया गया है। अब ये है कि आपने प्रश्न को समझा, प्रश्न के डिमांड को समझा। अब है कि आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे। पहले तो ये था कि वास्तुकला की विशेषता बताएं, तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला निम्न है, या हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार की वास्तुकला दिखाई देती है, या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताएं निम्न है। बहुत इजी होता था, जो इजी तरीके से लिखे जाते थे। लेकिन चूंकि अब प्रश्न का मांग, डिमांड जो है चेंज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े अच्छे इंट्रोडक्शन देने पड़ेंगे जो कि वास्तुकला और गवर्नेंस
आप लिखने जा रहे हैं, ये उस इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए कि आप आगे चल के वास्तुकला और गवर्नेंस इन दोनों चीजों को बॉडी में दिखाने वाले हैं। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? सपोज कीजिए कि आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता एक बेहतर वास्तुकला या अच्छी वास्तुकला या जो भी आपको यहां लिखना है, बेहतर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु सामान्यतः लेखकों ने इसके गवर्नेंस के विषय में विश्लेषण नहीं किया है। या आप ये कह सकते हैं कि सामान्यतः इतिहासकारों द्वारा वास्तुकला के विषय में तो चर्चा की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसकी तुलना तत्कालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी की जाती है, किंतु गवर्नेंस जो वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता है, वो पक्ष भी इसमें शामिल करना है आपको। हड़प्पा सभ्यता तत्कालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता, तत्कालीन मिस्र सभ्यता से बेहतर है, तो आप एक तुलना करके भी आप इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला बेहतर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यहाँ जो नियोजन है, नगरीय नियोजन है, वो बेहतर गवर्नेंस के बिना संभव नहीं हो सकती। आप ये भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जितनी बेहतर वास्तुकला दिखाई देती है, उतना ही बेहतर उसका गवर्नेंस दिखाई देता है। दोनों पार्ट आप लिखने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में नगरीकरण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, या प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत वास्तुकला तो महत्वपूर्ण है ही, इसके गवर्नेंस का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको सोचना होगा और लिखना होगा। अब आपने बता दिया, अब सवाल ये है कि क्या मैंने जो आपको पहले एक वीडियो बना करके दिया है कि 10% से 10 से 20% तक के मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, ये 20% की दिशा में जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे साधे नहीं है, जो आपसे लॉजिक की डिमांड करता है। किंतु क्या जरूरी है कि यहाँ आपको 20% मार्क्स मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको 10 से 12% से 15%, अगर बहुत अच्छा लिखिएगा तो 15% तक आपको मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे सामान्यतः 10% तक, 12% तक मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो लेखन क्षमता होगी और जो आंसर चेक करने वाले होंगे, उनकी लेखन क्षमता होगी, उनकी सोचने की क्षमता होगी, वो आपकी लेखन क्षमता से बहुत ज्यादा डिफर होगी। उनकी आलोचनात्मक शैली आपसे बहुत ज्यादा अप होगी। यही कारण है कि आपको 50 से 60% तक आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप ठीक से इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो। अब कंक्लूजन पे चलेंगे, जब बॉडी इसका देख लेते हैं उसके बाद। अब है बॉडी। बॉडी में यहां पे अगर हम देखें तो हमारा 2 पार्ट है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के मध्य संतुलन क्या होगा? तो संतुलन हमें जब हम आंसर लिखने वाले होते हैं, अभी आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक फॉर्मेट इस तरीके से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब आप घर पे एक फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट बना करके देखिए कि क्या दोनों मानक बराबर बैठ रहे हैं। अगर आपको 4 पेज में लिखने हैं तो आप मोटा मोटी ये अंदाजा लगा लीजिए कि हमें 1.5 पेज यहां लिखना है, 1.5 पेज यहां लिखना है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप इसका व्याख्या करेंगे तो इसमें थोड़े बढ़ जाएंगे, और इसमें आप थोड़ा कम करेंगे या थोड़ा बहुत। ऑलमोस्ट हमारे पास बीपीएससी के लिए 5 पन्ना होता है, तो 5 पृष्ठ जो हमारे पास लिखने के लिए होते हैं, तो हम आराम से इसको कवर कर सकते हैं। आप एक फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट पे ये सारी चीजें लिखिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप जितने लोग वर्तमान में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल से हैं, इसको आप अपने कॉपी पे लिखिए, इस क्वेश्चन को फिर से लिखिए। आपने आंसर चेक करा लिया है, फिर भी आप फिर से फॉर्मेट बनाइए, फिर से इसको लिखिए, और उसके बाद आप ध्यान दीजिए, इस लेक्चर को देखने के बाद
उसके बाद आप ये दिमाग में लेके चलिए कि हमको इन चीजों को 1.5 से 2 पन्ने में फिट करने हैं। उसी तरीके से आपको ये लेके चलना है कि इस चीज को हमें 1.5 से 2 पन्ने में फिट करने हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन 2-3 इंट्रोडक्शन बताए, आप और भी उससे बेहतर इंट्रोडक्शन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जितना बेहतर आप सोचेंगे, जितना बेहतर से बेहतर, हमसे आप बहुत ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाने के बाद अब जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या करना है? सवाल ये है कि बॉडी में आंसर लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, विश्लेषण कैसे करना है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे पूरे क्वेश्चन का 15 से 20% ही हमारा जो है नॉलेज बेस्ड होता है, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। तो फिर तब मार्क्स मिलेंगे कैसे अगर हम केवल इंफॉर्मेशन लिखेंगे? तो तब हमें विश्लेषण करना होता है। और विश्लेषण करेंगे कैसे? अब ये देखिए, अब मान के चलिए आपने यहाँ 1.5 पन्ना अलॉट किया, यहाँ 1.5 पन्ना अलॉट किया, तो आप यहां से शुरू कीजिए ग्रिड प्रणाली। अब ग्रिड प्रणाली दे करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली पाई जाती थी, जो मेसोपोटामिया में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, आपने सही लिखा, लेकिन जब तक आप ग्रिड प्रणाली की व्याख्या नहीं करेंगे, अगर कोई भी ऐसा शब्द आता है जो कंसेप्चुअल शब्द होता है, तो आपको अपने आंसर में उसकी व्याख्या निश्चित रूप से करनी है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंसेप्चुअल चीजों की व्याख्या नहीं करेंगे तो आपका बॉडी उतना बेहतर नहीं होगा जितना उन लोगों का बेहतर होगा जिन्होंने कॉन्सेप्ट की व्याख्या की है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो सामने कॉपी चेक कर रहा है उसके पास वो सारी जानकारियां हैं, लेकिन अगर सारी जानकारियां उसके पास हैं तो फिर आपके लेखन की जरूरत ही क्या है? अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आपकी लेखन की जरूरत क्या हो? तो समझ रहे हैं, हाँ ग्रिड प्रणाली है, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे ग्रिड प्रणाली होता है। तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट, अगर बीच में हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में यहां क्लियरिफाई करना है। ग्रिड प्रणाली ऐसी होती थी, पहले खाका तैयार किया जाता था, सड़कें बनाई जाती थी। आप एक चित्र बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, खाका बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं। उसके बाद जो भूमि अलॉट किया गया, कहां कहां भूमि अलॉट किया गया, ये मकानों की भूमि है। इस बीच में आप पेन का कलर चेंज करके बता सकते हैं कि इस तरीके से नालियों की व्यवस्था बिछी हुई थी। तो जब इस तरीके से आप जब इसका आंसर लिखेंगे, जब ग्रिड प्रणाली की व्याख्या करेंगे और चित्र बनाएंगे, तो ये आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। और बेहतर प्रेजेंटेशन करेंगे और कंसेप्ट बेहतर तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद आप कंट्रास्ट भी करेंगे, आप कंपेयर भी करेंगे। इतनी सारी चीज करने के बाद आप 60% टू 65% में पहुंचेंगे। इतनी चीज करने के बाद कॉन्सेप्ट का क्लियरिफिकेशन, चित्र अगर बनाना हो तो आप चित्र बनाएंगे, प्रेजेंटेशन, आप कंपेयर करेंगे इसको। इन 3-4 चीजों को करने के बाद आप 60% में पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, 60 टू 65% तक आप इतना करने के बाद पहुंचते हैं, जो कि एक नेशनल और इंटरनेशनल मानदंड है कॉपी चेक करने का। तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आपने देख लिया कि समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, ये भी एक ग्रिड प्रणाली का भी एग्जांपल है। इस समकोण पर सड़कें काट रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि खाका तैयार किए बिना हम मकान का निर्माण कर लेते हैं और फिर सड़क जब निकालते हैं तो सड़कें चौड़ी भी होती है, बेहतर भी होती है और समकोण पर एक दूसरे को काटती भी है? क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में भी होगा और इसकी एक थोड़ी सी व्याख्या भी कर सकते हैं और इसको आप बता भी सकते हैं। अब ध्यान यहाँ ये देना है कि कुछ अच्छी चीजों का ही तुलना कीजिएगा। पता चला कि आपने सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, अब सामने वाला आंसर चेक करा है, उसको हड़प्पा से ज्यादा मेसोपोटामिया दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसमें आपको संतुलन बनाना वो धीरे धीरे आएगा, वो अचानक से नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ढंग से डेवलप होगा। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। तो समकोण पर काटती सड़कें, इसको एक्सप्लेन कीजिए। पकी ईंटों का प्रयोग मिस्र मेसोपोटामिया में देखा जाता है, तो उस समय में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। आज आप पकी ईंटों का प्रयोग करते हैं और उस समय में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान से अगर हम जाएं तो 4500 वर्ष पूर्व
कम से कम तो 4500 वर्ष पूर्व हो जाता है। 2600 से 1900 कैलकुलेट कर लीजिए, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और वर्तमान में हमारा 21वीं सदी 2021। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। नगर दो भागों में विभाजन। अब यहाँ जब नगर दो भागों में विभाजन आता है तो आपने अगर स्टडी किया होगा बुक को तो आपको ये पता होगा कि इसमें साम्राज्यवादी लेखक मार्टिमर व्हीलर है, क्रेमर है, उन लोगों ने कहा है कि नगर का जो दो भागों में विभाजन हुआ है उसमें एक भाग विदेशी थे और दूसरी भाग में देशी थे, और उनका यह कहना था कि इन विदेशियों ने ही सभ्यता का निर्माण किया था, इसीलिए जो दुर्ग वाले भाग हैं उस भाग में विदेशी रहते थे और देशी उन भागों में रहते थे निचले शहर में। निचले शहर में जो देशी रहते थे वो कामगार होते थे या श्रमिक होते थे। अब आप कितना भी बता दीजिएगा कि नगर नियोजन में दो भाग था, एक भाग में ऐसे बना था वैसे बना था, 2 मंजिला मकान थी, सामान्य लोगों को भी 2 मंजिला मकान थी, दोनों का केवल अंतर इतना था कि एक दुर्गीकृत था और एक बिना दुर्गीकृत था, तो हो सकता है आपको उतना मार्क्स न मिले। और अगर आपने यहाँ ये कॉन्सेप्ट उठा करके डाल दिया 3-4 लाइनों में अगर इसकी व्याख्या कर दी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब भी आप इस तरीके के अगर साम्राज्यवादी इतिहास लेखक का कोई तत्व लेके आते हैं जो भारतीय समाज के हिसाब से, भारतीय नगरीकरण के हिसाब से फिट नहीं बैठता, तो उसका आपको खंडन भी करना होता है। तो आप लोगों ने आंसर लिखा है, आप इस आंसर को मैं जब बोल रहा हूं इसके हिसाब से मैं जो बोल रहा हूं उसमें मैं आपको बता दूं कि वो भी 60 से 65 या 70 जाते जाते वो भी आंसर दम तोड़ देगा। तो आप ये ना समझे कि आपको कम मार्क्स दिए जा रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि आपको जितने मार्क्स दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही पैटर्न पे दिए जा रहे हैं, और बीपीएससी में आपको कहीं ना कहीं इससे बेहतर ही मार्क्स प्राप्त होंगे। और हम आपको धीरे धीरे उच्च स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे रैंक सिक्योर कर सके। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब 2 मंजिला इमारतें होती थी, और 2 मंजिला इमारतें न केवल दुर्गीकृत एरिया में होती थी बल्कि जो सामान्य जो जन थे वहां भी वहां भी 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी। उसके बाद जो दुर्ग है, वो दुर्ग में एक चीज हम लोग और भी लिख सकते हैं कि दुर्ग इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां संसाधन से संपन्न लोग रहते थे, और संसाधन से संपन्न लोग जब भी होते हैं तब उन्हें सुरक्षा का भय होता है, लूट का भय होता है, चोरी का भय हो जाता है। यही कारण है कि दुर्गों का निर्माण किया गया। अब देखिए कितना क्वालिटी बढ़ता है आपके आंसर में। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा और लिखना होगा। आगे बढ़िए। नालियों की व्यवस्था। जब आप नालियों की व्यवस्था करते हैं तो पकी ईंट का जो पाइप है, ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी आगे रही होगी कि पकी ईंट का पाइप वो बनाते थे। अभी प्लास्टिक का पाइप होता है, लेकिन तत्कालिक समय में अगर आज से 4500 वर्ष पूर्व अगर पकी ईंट का पाइप बनाता हो जो नालियों में खुलता हो, तो आप चाहें तो इसका एक ढांचा भी बना सकते हैं। और ये नालियां बड़ी नालियां से खुलती थी, बड़ी नालियों में खुलती, और बड़ी नालियां मेन हॉल में खुलती थी, और इन मेन हॉल को ढका रहता दिया जाता था पत्थरों से। तो ये कितना अलग होता है। आपकी कॉपी अन्य से कैसे अलग होती है, उसमें आपको अलग तथ्य नहीं लिखने होते हैं या बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखनी होती है, बल्कि उसमें आपको ढंग से प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, नई बातें जोड़नी पड़ती है, अपनी थिंकिंग को हाई लेवल पे ले जाना होता है, तब आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। फिर आ जाइए, नालियों की व्यवस्था पे आपने लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 मंजिला इमारत में जो ऊपरी छत था और नीचे मकान थे, दोनों को एक पाइप से जोड़ा गया था और उसको नालियों में निकाला गया था। फिर आप उत्तम जल प्रबंधन, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये उल्टा हो गया है। उत्तम जल प्रबंधन को आप पहले लिखिएगा और कचरा प्रणाली को बाद में लिखिएगा, ये ज्यादा बेटर होगा। उत्तम जल प्रबंधन कैसे था? तो उत्तम जल प्रबंधन पेयजल की जो उस समय व्यवस्था थी उसकी तुलना वर्तमान के आरओ से की जाती है। अब जरा सोचिए, अब आरओ कंसेप्ट वहां लिख करके हम छोड़ देंगे तो आंसर चेक करने वाले की मानसिक स्थिति क्या होगी? क्या वहां आरओ था?
आज जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम से हम पानी को फिल्टर करते हैं, क्या वो वहां व्यवस्था थी? नहीं थी। तो हमें यह बताना होता है कि आरओ के समान व्यवस्था थी। आप खुद ही ध्यान दीजिए कि जब नदी के किनारे 10 फीट 20 फीट पे आप अगर कुदाल से थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी आ रहा है वो नदी से भी साफ पानी आ रहा है और छन छन के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको उसको क्लियरिफाई करना होगा उन चीजों को। अगर नए कॉन्सेप्ट कहीं भी आते हैं तो उसको क्लियरिफाई करना होगा, तभी जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो ये आरओ जैसे लिखा होगा वो गुस्से में आकर के या तो उसको वहां से काट देगा या तो आपका मार्क्स पहले ही सोच लेगा कि इसको -5 मार्क्स करने हैं। उसी तरीके से ग्रिड प्रणाली अगर आप क्लियरिफाई नहीं करेंगे तो दिमाग में पहले से एम बना लेगा कि आपको जब लास्ट में मार्क्स देने हैं तब 5 मार्क्स कम कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब सवाल है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ही है, इसी इंफॉर्मेशन में से हमें अच्छे गवर्नेंस को निकालने हैं। और अच्छे गवर्नेंस की क्या खासियत होती है यही आपको जानना है। और वो आपको इतिहास में नहीं जानने को मिलेगा, वो आपको जीएस में जानने को मिलेगा। और जिन लोगों को अच्छे गवर्नेंस के बारे में जानकारी नहीं है वो इस प्रश्न को अच्छे से उत्तर नहीं कर सकते। अभी चूंकि मैंने इसको लिख दिया है इसीलिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की अन्य चीजें जब आपके समक्ष उपस्थित होगी तब शायद आपको दिक्कत होगी। विशेष करके एग्जाम हॉल में जब ऐसी बातें आती है तब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। यही सब कारण है कि हमारा जीएस और ऑप्शनल को हम बैलेंस करके नहीं चलते। इसीलिए हमें चाहिए कि जीएस ऑप्शनल दोनों को बैलेंस करके चलें। अब आइए देखते हैं नगर का जो ये प्रबंधन है ये बेहतर प्रबंधन कैसे है। अच्छे गवर्नेंस की निशानी है नगर नियोजन बेहतर प्रबंध। अब इसके अंतर्गत मान के चलिए ग्रिड प्रणाली है, मकान का खाका, पूरा नगर का शहर का खाका तैयार किया जाता है। क्या किसी शासन व्यवस्था के अनुपस्थिति में एक बृहद नगर में एक तरफ सड़क निर्माण करना, दूसरे तरफ लोगों को भूमि अलॉट करना, तीसरे तरफ नालियों का प्रबंध करना, क्या ये आम जन खुद ही ऐसा कर सकते हैं? बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हमारा ग्रिड प्रणाली है, चूंकि आप पहले ही इसकी व्याख्या यहाँ कर चुके हैं तो यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह बता देना है कि नगर नियोजन का जो बेहतर प्रबंध है, जो अच्छे गवर्नेंस की निशानी है, उसमें ग्रिड प्रणाली भी एक तत्व है। क्योंकि गवर्नेंस के बिना जो है ग्रिड प्रणाली पे आधारित शहरों का निर्माण संभव नहीं है। आप वर्तमान का एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में नवी मुंबई आप देख लीजिए, दिल्ली के कुछ जगह देख लीजिए, तो आप ऐसा देखेंगे कि वहां ग्रिड प्रणाली पे आधारित नगरों का निर्माण किया गया। जबकि अन्य शहर देखेंगे तो आपको कहीं दिखेगा कि मकान पहले बना लिए गए, बाद में नगर पालिका आई, नालियों के लिए पाइप खोद रही है, घरों को तोड़ रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। तो वो चीज आप दिखा सकते हैं कि हम वर्तमान समय में जो हमारा भारत है उसके अंतर्गत भी कुछ स्थानों पे ग्रिड प्रणाली हमें दिखाई देती है, जबकि कुछ स्थानों पे जो अनियोजित नगर निर्माण है वहां ग्रिड प्रणाली दिखाई नहीं देती। सड़कों पर अतिक्रमण नहीं। अब यहाँ मेसोपोटामिया में सड़कों पे अतिक्रमण दिखाई देता है। सड़क ऐसे हैं, लोग थोड़ा थोड़ा सा घेरते घेरते यहाँ तक आधा सड़क खा जाते हैं, आधा सड़क अपने घर में मिला लेते हैं। आज भी आप देखते हैं कई स्थानों में ऐसा होता है। तो सड़क का अतिक्रमण नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? जब तक शासन व्यवस्था नहीं रहेगी, जब तक दंड प्रणाली नहीं रहेगी और जब तक लोगों में ये विचार उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये सड़क जो है अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से जलमल निकासी की प्रणाली। अब जलमल निकासी की जो व्यवस्था होगी वहां साफ सफाई का भी तो प्रबंध होगा, अन्यथा क्या होगा? जलमल निकासी प्रणाली में कचरा फंस जाएगा। अभी भी आप देखते हैं कि जो थोड़ी सी बारिश आती है नगरों में बाढ़ आ जाता है। वो व्यवस्था आपको बताना होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको जीएस में क्वेश्चन आएंगे कि हड़प्पा तो नहीं आएगा, जीएस में आपके क्वेश्चन आएंगे कि वर्तमान समय में क्या कारण है, क्या कारण है कि वर्तमान समय में अधिक नगर जो हैं शहरी बाढ़ से पीड़ित हैं। अब सोचिए
अब आप हड़प्पा सभ्यता को उठा के वहां पे डालिए, कोड कीजिए, देखिए आपके मार्क्स स्वतः ही 1 नंबर बढ़ जाएंगे। जो दूसरों से 1-1 नंबर करके अगर आप 40 काउंट कीजिए क्वेश्चंस को, अगर हर क्वेश्चन में अगर आपका 1-1 मार्क्स बढ़ जाए ऑन एन एवरेज, तो आपके कितने मार्क्स, 15-20 मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। 8 दूनी 16, अच्छा 21-22 क्वेश्चन तो लगभग हो जाते हैं, तो उसमें अगर 1-1 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके कितने 22 नंबर बढ़ जाएंगे। और 22 नंबर, यहाँ तो 1-1 नंबर का संघर्ष होता है, तो 22 नंबर तो इतना बड़ा गैप क्रिएट करता है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। स्वच्छ पेयजल ले लीजिए, आपने अभी देखा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। एक चीज यहाँ उस समय छूट गया था कि धौलावीरा में जो स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई थी, अगर क्या यहाँ पे स्वच्छ जल की व्यवस्था हो पाती, अगर शासन व्यवस्था उत्तम नहीं होती, तो गवर्नेंस उत्तम नहीं होता, तो संभव नहीं था कि ऐसा किया जा सकता है। तो वहां 16 जलाशयों का निर्माण किया गया, और 16 जलाशय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये आपका यहाँ पे उत्तम जल प्रणाली और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतिनिधित्व करता है, और ये आपका गवर्नेंस का भी प्रतिनिधित्व करता है। व्यवस्थित भवन, आपने देखा है कैसे व्यवस्थित रूप से भवन निर्मित थी, जो अतिक्रमण नहीं करती थी, और एक समान डिस्टेंस पे एक से दूसरे भवनों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा अन्य कुछ तत्व आ सकते हैं भविष्य में आपको, ये इसके अलावा कि नगर नियोजन के अलावा अगर हड़प्पा सभ्यता में आपको बेहतर गवर्नेंस की बात पूछी जाए, तो अन्य तथा आप मानक बाट माप, हालांकि नगर के अंतर्गत बाट माप की प्रणाली भी आ जाएगा, लेकिन नगर नियोजन में आप इतना भी लिख देंगे तो वो काफी बेहतर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अगर मानक बाट माप प्रणाली लिखेंगे तो एक गवर्नेंस की जो व्यवस्था होती है, वर्तमान में तो वैश्विक गवर्नेंस है, किलो, हाफ केजी या लीटर, वो सारी चीजें एक वैश्विक रूप से गवर्न होती है, लेकिन उस समय में एक जगह बाट माप प्रणाली पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक समान हुआ करती थी। तो ये एक बेहतर गवर्नेंस का प्रतिनिधित्व करता है। मोहर एवं लिपि देख लीजिए, मोहर पहचान चिन्ह होता है जिसे दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। ये धोखाधड़ी वाली बात होती है। उसके बाद लिपि, पूरे हड़प्पा सभ्यता में आप देख लीजिए कितना बड़ा हड़प्पा सभ्यता है, तत्कालीन रूप से सबसे बड़ा नगर नियोजन है। यहाँ आप दैमाबाद, मांदा, ये सूतकांगेडोर, और ये आलमगीरपुर। तो इतने बड़े क्षेत्र में, जो सबसे विशाल सभ्यता है, उतने बड़े क्षेत्र में एक समान लिपि होना, ये भी बताता है कि उस समय में नगर नियोजन, नगरीकरण बेहतर प्रबंध स्थापित था, और शासन की अच्छी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। शांतिपूर्ण और समाज और विविधता मूलक समाज, अब जरा सोचिए कि कोई भी समाज अगर विविधता मूलक होगा तो क्या वो शांतिपूर्ण होगा? सोचने वाली बात है। इससे पहले आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये सोचना होगा आपको कि क्या वहां पे शासन व्यवस्था के अंतर्गत कोई अच्छी न्याय प्रणाली तो नहीं थी, कि समाज शांतिपूर्ण था। क्योंकि विविधता के साथ ही असमानता, और असमानता के साथ संघर्ष एक जेन्युइन बात है। वर्तमान में आप दिल्ली में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हैं कि एक से दूसरा समाज होता है, विभिन्न जातियां जहां रहती है वहां संघर्ष उत्पन्न होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो शांतिपूर्ण समाज की जो कल्पना की गई है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, उसकी पुष्टि बिना किसी न्यायिक व्यवस्था के संभव है? नहीं है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा ये गवर्नेंस, अच्छे गवर्नेंस के अंतर्गत। अब सवाल है कि इतना देने के बाद आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिख लिया, अब आपको कंक्लूजन लिखने हैं। तो कंक्लूजन कैसे लिखने हैं? तो कंक्लूजन आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, बेहतर तरीके से, जितना बेहतर सोचेंगे उतना बेहतर लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि इस प्रकार हमने वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का निरीक्षण किया या परीक्षण किया, और हमने पाया कि यहाँ वास्तुकला की बेहतर व्यवस्था तो थी ही, जो तत्कालीन नगरीकरण में उत्तम वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु गवर्नेंस के विभिन्न तत्व यहाँ देखे गए, यहाँ पाए गए। ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता न केवल वास्तुकला या बेहतर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि अच्छे गवर्नेंस का भी प्रतिनिधित्व करती है। दैट्स ऑल। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के तहत नगरीकरण के तत्वों को रेखांकित कीजिए।
अब हमें यहाँ एक चीज जो मूल रूप से समझना है, नगरीकरण के तत्व और एक है नगर नियोजन। तो यहां जब हम नगरीकरण के तत्व को नगर नियोजन समझ लेते हैं, या नगर नियोजन को हम नगरीकरण के तत्व का विकल्प मान लेते हैं, तो ये हमारा जो जितना भी पूरा आंसर लिखा होता है, सच पूछिए तो टोटली गलत हो जाता है। हालांकि जब कॉपी चेक होता है तो पूर्ण रूप से उसको गलत नहीं माना जाता, लेकिन अगर सच देखा जाए तो आप जब नगर नियोजन को ही नगरीकरण समझ लेंगे, तो वो नगरीकरण के तत्व में केवल एक भाग होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो, यहां आप देख लीजिए, बेहतर नगर नियोजन ये एक पार्ट है, और यहाँ पे आप काउंट कीजिए। हालांकि हम जब इसको बढ़ाएंगे तो और भी सारी चीजें बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें, 8 तक तो मैंने यहाँ लिखे हैं, और कारक 1 2 3, 8 3 11। इन 11 बातों में बेहतर नगर नियोजन एक बात होता है। अब ऐसे में जब किसी स्टूडेंट ने केवल नगर नियोजन पे सारी चर्चाएं कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से मार्क्स बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कम। सच पूछे तो 50 में से ये 15 या 12 मार्क्स के भी योग्य नहीं होता कॉपी। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि नगर नियोजन के तत्व क्या है और नगरीकरण के तत्व क्या है, इन दोनों में फार डिफरेंस है। तो अब जब हमें इस प्रश्न का उत्तर करना होता है, तो इसको हम वेरी सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका जब शुरुआत करेंगे इंट्रो, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति थी, या हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके तहत नगर नियोजन के साथ साथ नगरीकरण के अन्य तत्व भी देखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन वेरी सिंपल है, लेकिन आपने यहीं पे डिसाइड कर दिया कि नगर नियोजन तो है ही नगरीकरण का तत्व, नगरीकरण में और भी तत्व मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपको विषय पे ठीक ढंग से थोड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा, और विषय में इंफॉर्मेशन को छांट के, इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके उतना फायदा नहीं है जितना विषय में जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु पे समझ बनाने का फायदा होता है। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के क्या क्या तत्व हैं। तो हमने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप इतिहास में देखें, तो इतिहास में सीधा आप इंफॉर्मेशन पे ना आ जाए कि ये चीज यहाँ था, यहाँ वो था, यहाँ बड़े ग्रेनरी थे, ये सारी चीजें अवेलेबल थी, बस हो गया हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के तत्व है, बस खत्म। ये चीजें नहीं करनी है, हमें हर जगह इसके बेसिक चीज जो है कारक, उसको ढूंढना है। तो हड़प्पा सभ्यता आप वर्तमान में भी देख लीजिए, हमारे जो नगरों का अस्तित्व है वो ग्रामीण भारत पे है। अगर ग्रामीण भारत में कृषि अधिशेष नहीं होगा तो नगर में लोगों को भोजन कैसे मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो लोगों की प्राथमिक आवश्यकता तो भोजन ही है, तो वो शहर से लेकर के गांव की ओर पलायन कर जाएंगे। आप कोरोना काल में भी देख चुके हैं कि यहाँ भोजन के कमी के कारण लोग गांवों की ओर पलायन किए हैं। हालांकि यहाँ कंडीशन कुछ अलग है, लेकिन जब वहां आप व्यवस्था की बात करेंगे, जब आप कारक के रूप में देखेंगे, तो आप कृषि अधिशेष किसी भी स्थान पे नगरीकरण का सबसे प्राथमिक कारक के रूप में आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको इसका डिटेल्स देना है कि हड़प्पा सभ्यता में किन तरीके के कृषि के उपकरण मिलते हैं, कृषि की भौगोलिक स्थितियां थी और उस वजह से अत्यधिक कृषि अधिशेष आया। कृषि अधिशेष अधिक होने के कारण जो है, अगला बिंदु जो हमारा होगा ये 1, ये 2, ये 3। अगर इस तरीके के प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको क्या होता है, कॉपी जांच करने में काफी सुविधाएं होती है। यहाँ पे दिख जाता है कि स्टूडेंट ने कृषि अधिशेष, गैर कृषक कर्म, श्रम का विभाजन एवं विशेषीकरण लिखा है। तो हमें अंदर जाकर के झांकना नहीं होता, और जब हमें अंदर देखना होता है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो कृषि अधिशेष ने गैर कृषक कर्म को प्रेरित किया, क्योंकि कृषि अधिशेष होगी तो लोग ज्यादा हो जाएंगे, कृषि में अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, कम लोगों के द्वारा भी अधिक उत्पादन होगा, तो उस कृषि अधिशेष से जो प्राप्ति होगी वो अन्य लोगों को भोजन के रूप में मिलेगा,
जिससे गैर कृषक कर्म प्रेरित होगा, और ये गैर कृषक कर्म जैसे प्रेरित होगा तो फिर श्रम का विभाजन एवं विशेषीकरण होगा। अब श्रम का विभाजन एवं विशेषीकरण यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरिफाई करना होगा, तभी जाकर के आपको यहाँ मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर चेक करने वाला आपको मार्क्स नहीं देगा। और इसको आप अगर क्लियर करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो श्रम का विभाजन ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोग हैं और 50 लोग इतना कृषि कर लेते हैं कि 100 लोगों का भोजन हो जाता है, तो हमारे पास जो 50 श्रम है वो एक्स्ट्रा है। और इस एक्स्ट्रा 50 श्रम में अगर हमें सपोज कीजिए कि वर्तमान समय में मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाना है तो कुछ लोगों को बैटरी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ लोगों को कैमरा बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ लोगों को मदरबोर्ड बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे जैसे श्रम का विभाजन किया जाएगा वो विशेषीकरण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। अभी जब कर्म और पुनर्जन्म देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कर्म और पुनर्जन्म कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, मोक्ष की अवधारणा कैसे आपस में जुड़ी हुई है। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं श्रम का विभाजन जैसे ही करेंगे वैसे ही विशेषीकरण होगा। अगर एक व्यक्ति केवल टीचिंग करता है और अगले 20 वर्ष तक केवल टीचिंग करता है, और कोई व्यक्ति सारा काम कर रहा है, वो टीचिंग भी कर रहा है, LIC का एजेंट भी है, बुक भी छाप रहा है, हर चीज कर रहा है, तो वहां क्वालिटी डिफरेंस हो जाएगा, वहां आपको वो क्वालिटी नहीं होगी। इसी वजह से श्रम का विभाजन जो है अपने आप में विशेषीकरण के साथ जुड़ा होता है, और जैसे जैसे विशेषीकरण होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती जाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हिस्ट्री में हम इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट ला करके डाल रहे हैं। आपको इसी तरीके से सोचना है, हिस्ट्री केवल अकेला नहीं होता, हिस्ट्री में आपको भूगोल को देखना होगा, इतिहास तो है ही, इसके बाद इकोनॉमिक्स का आपको देखना होगा। हमने पहले भी देखी है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, उनके आधार पे हमें इतिहास में आलोचना करनी होती है। तो वो चीजें आपको यहाँ हिस्ट्री में जो है ये कारक, ये इकोनॉमिक ज्यादा है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रश्न के आलोक में। अब जब आपने कारक बता दिया तब आप बताएंगे कि इन कारकों के कारण विविध शिल्पों का विकास हुआ। यहाँ विविध लिख लीजिएगा। और विविध शिल्पों का जो विकास होता है और शिल्प की बेहतर क्वालिटी होती है, उच्च गुणवत्ता, क्वालिटी का हिंदी उच्च गुणवत्ता, विशेषीकरण के साथ जो है गुणवत्तापूर्वक वस्तुओं का निर्माण होता है। और गुणवत्ता परक जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो कम कीमत में भी बन जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब लगातार एक काम को 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 2 साल, 10 साल करते हैं, तब उनका जो विशेषीकरण होता है वो ऐसा हो जाता है कि गुणवत्ता के साथ साथ अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाते हैं, फिर वस्तुओं की कीमत भी कम हो जाती है, और फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग में तेजी से बढ़ाव होता है। अब देखिए यहाँ कौन सा इकोनॉमिक्स आ रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि शिल्पों का विकास हुआ और गुणवत्ता परक और कम कीमत पे निर्माण हुआ, जिसने वाणिज्य व्यापार को प्रेरित किया। और ये वाणिज्य व्यापार आंतरिक एवं बाह्य, यहाँ पे अगर स्पष्ट न समझ में आ रहा हो तो वाणिज्य व्यापार आंतरिक और बाह्य मैं बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान देंगे। तो वाणिज्य व्यापार आंतरिक और बाह्य विकसित होता है। अब आंतरिक और बाह्य व्यापार जो हो रहा है उसका अलग से यहाँ इस प्रश्न के लिए हमें बहुत ज्यादा मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। केवल हम इतना बता दें कि शिल्प का जो है, ज्यादातर शिल्पों का जो है शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से ग्राम के एरिया में ये जो विनिर्मित वस्तुएं हैं भेजी जाती थी, और इस क्रम में वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। और इसको जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लिखेंगे तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये लिख देंगे कि स्थल मार्ग एवं जल मार्ग के माध्यम से, और बंदरगाह आपके पास है ये लोथल, चाहे तो आप इसमें बता दीजिए। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। फिर बेहतर नगर नियोजन हमने पहले देखा है, उसमें से कुछ चीजें जैसे ग्रिड प्रणाली, समकोण पर काटती सड़कें, जब आप बाहर लिखते हैं, जब नगर नियोजन के बाहर नगर नियोजन को जब कोड करना पड़ता है नगरीकरण के तत्व में, तो यहाँ हमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रिड प्रणाली लिखते हैं तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि खाका पहले बना और नगर निर्माण बाद में किया गया। इतना लिख के आप बात खत्म कर सकते हैं, आपको यहाँ ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है।
और जब आप यहाँ ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका जो ये बैलेंस है सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आते हैं बेहतर गवर्नेंस। हमने बेहतर गवर्नेंस के बारे में देखा। अब यहाँ पे जब आपको लिखना है तो आप बेहतर गवर्नेंस में बस एक चीज लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अतिक्रमण नहीं देखा जाता। लोग अपना मकान अपने सीमित स्थानों तक ही बना के रखा करते थे। अतिक्रमण में इतना लिख दीजिए। नगर पालिका आप चाहें तो लिख सकते हैं। जल नल का प्रबंध, और इस जल नल को यहाँ तो खैर हमारे पास उतना स्थान नहीं होता, वहां जब हमने गवर्नेंस की बात की तो वर्तमान में जो जल नल की व्यवस्था है उसको आप वहां कोट कर दीजिए। देखिए कई बार ऐसी चीजें आती है, हमने अभी आपको जल नल के बारे में बता दिया, लेकिन जब हमने गवर्नेंस की चर्चा की, जब वहां विस्तार से हम गवर्नेंस की चर्चा कर सकते थे, वहां हमने जल नल नहीं लिखा। तो मिसिंग तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमने इतना लिखा है, इतना बेहतर तरीके से लिखा है, हमारे मार्क्स कम आते हैं, तब आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि हम कितना मिसिंग करते हैं, कितना छोड़ते हैं। फिर आ जाइए यातायात एवं संचार। तो सड़क निर्माण था ही बैलगाड़ी के माध्यम से, और बाह्य व्यापार जो होता था वो जहाज के माध्यम से ये होता था। अब आ जाइए निर्जातीय विविधता, सॉरी एक छूट गया, मानक बांट माप प्रणाली एवं लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता में, नगरीय सभ्यता में आज भी आप देखते हैं कि मानक बांट माप होता है, आप तौलने जाते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू हो चुका है। तो ये तो अभी तो वर्तमान में इंटरनेशनल चल रहा है, लेकिन उस समय में जब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था तो ये मानक बांट माप और ये जो लिपि है, एक हमने आपको गवर्नेंस में भी इस चीजों को बताया था। जनजातीय विविधता, नगर में आप देखते हैं, वर्तमान में भी आप किसी भी नगर में चले जाइए, आपको एक जाति या एक वर्ण के लोग प्राप्त नहीं होंगे। वहां जातीय विविधता होती है, हर व्यक्ति हर काम के लिए अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं और अलग अलग कार्य को करते हैं, फलतः जनजातीय विविधता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा शांतिपूर्ण एवं विविधता मूलक संस्कृति थी। अब सवाल है कि निर्जातीय विविधता होने पे शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? तो न्याय की भी एक बेहतर प्रणाली रही होगी और संघर्ष इस वजह से नहीं होता होगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी रहती होगी और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते होंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हर किसी को स्वीकार करने की भी प्रथा रही है, अतिथि देवो भव की प्रथा रही है। ये सारी चीजें जब हम लोग कोट करते हैं अच्छे लहजे के साथ तो हमारा मार्क्स बढ़ता है, तब हम 70% तक पहुंचते हैं। तो इन चीजों को आपको देखिए। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखना चाहेंगे तो निष्कर्ष क्या दे सकते हैं? आपने हड़प्पा सभ्यता दे दिया, नगर नियोजन नगरीकरण के तत्व दे दिए, तो निष्कर्ष हम देते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के विविध तत्व देखे जाते हैं जो लगभग वर्तमान नगरीकरण के समान भी दिखाई देते हैं। इसके तहत आप चाहें तो एक दो बात लिख सकते हैं, जैसे विविधता मूलक और शांतिपूर्ण समाज न केवल हड़प्पा सभ्यता का पहचान है बल्कि वर्तमान सभ्यता में भी कैरी की जा रही है। तो ये इस तरीके से जब आप सोचेंगे, आप इससे भी बेहतर सोच सकते हैं, मुझे भरोसा है। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने सोचन शक्ति को बढ़ाइए, तब आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो है धीरे धीरे कितना आप होते जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि वैदिक काल में समाज एवं धर्म में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ विश्लेषण शब्द काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और विश्लेषण में कारण और कार्य संबंध जो होता है, हालांकि ये तो हमेशा आपको काम आएगा, लेकिन विश्लेषण जो तत्व है उसका मतलब कारण और कार्य संबंध को रेखांकित करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो हमारा समाज एवं धर्म में परिवर्तन है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, हमारा इंट्रो कैसा हो सकता है? इंट्रोडक्शन में हम ये देख सकते हैं कि समाज एवं धर्म सामान्यतः परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि समाज एवं धर्म में एक साथ परिवर्तन होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज एवं धर्म आपस में बहुत निकटता संबंध रखते हैं, और यही कारण है कि किसी भी
निकटस्थ या किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिवर्तन में समाज एवं धर्म दोनों अनुक्रिया करता है। हम ये कह सकते हैं कि समाज एवं धर्म दोनों एक दूसरे से आपस में निकटस्थ संबंध रखते हैं और भारतीय समाज या वैदिक काल में जो समाज एवं धर्म में परिवर्तन है उसे इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। तो आप सिंपल वे में इतना लिख सकते हैं और शुरुआत सिंपल वे से कीजिए। और सिंपल वे का मतलब ये नहीं है कि वैदिक समाज में समाज एवं धर्म में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा तो अपने आप को अप कीजिए, थोड़ा सा आप करते जाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ जो राइटिंग है वो बेहतर होती जाएगी। तो यहाँ हम ले सकते हैं कि भारतीय समाज या समाज एवं धर्म आपस में बहुत निकटस्थ से जुड़े होते हैं। वैदिक काल में होने वाले इन परिवर्तनों को भी इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। उसके बाद आ जाइए, अब वस्तुतः से शुरू कीजिए। वस्तुतः क्या होता है? वस्तुतः जो हमारा शब्द होता है, जब पैराग्राफ इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं तो हमारा ये है कि इंट्रोडक्शन में जो हम चीजें लिखे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन या उसको हम विस्तार से यहाँ इस बॉडी में दिखाएंगे और ये वस्तुतः शब्द इंट्रोडक्शन को इससे जोड़ता है। या आप यहाँ पे दरअसल का भी यूज कर सकते हैं, दरअसल। अगर उस समय आपके दिमाग में कुछ ना चले तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि वैदिक काल से आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। यहाँ जो हमने समाज एवं धर्म में परिवर्तन को दिखाने का के लिए प्रश्न पूछा है उसमें है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तन। और इतना ही नहीं, आप जो परिवर्तन दिखा रहे हैं इस परिवर्तन में आपको कारण लिखने हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि इतिहास केवल सूचनाओं का संग्रह करना और सूचनाओं को ही बहुत ज्यादा पटक देना नहीं है। आपने देखा है कि सूचना आप लिखेंगे आपको 15% मार्क्स मिलेंगे। क्या करेंगे 15% मार्क्स लेकर? 20% मिल जाएंगे। और ज्यादा लोग खुश होगा तो 25% आपको मार्क्स दे देगा। क्या 25% मार्क्स से आपका भला होना है? नहीं होना है। इसीलिए आपको विश्लेषण करना होगा जिसमें कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद प्रभाव। जहां हम प्रभाव लिख सकते हैं वहां हमें कारण प्रभाव जहां लिख सकते हैं वहां दोनों चीज लिखेंगे। जहां केवल कारण को बता सकते हैं वहां, जैसे अब यहाँ परिवर्तन है तो यहाँ कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ स्थानों पे हम प्रभाव को दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो वैदिक काल में जो समाज, सबसे पहले हम समाज में लेते हैं। यहाँ देख लीजिए हमारा जो बॉडी है उसमें समाज का 50% वेटेज है और धर्म है उसका 50% वेटेज है। अब यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों आपस में संतुलित रहे। हालांकि समाज वाला पार्ट थोड़ा बढ़ेगा जरूर और धर्म वाला पार्ट थोड़ा कमेगा जरूर। अब ये नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल पन्ना को माप लीजिए कि इससे ज्यादा हम समाज के बारे में नहीं लिखेंगे। अगर 4-5 लाइन ज्यादा हो जाता है तो उसमें कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। और अगर धर्म में 4-5 लाइन कम हो जाता है, एक पैराग्राफ कम हो जाता है तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। बल्कि सवाल ये है कि क्या हमने समाज की ठीक ठाक व्याख्या कर दी और क्या हमने धर्म की ठीक ठाक व्याख्या कर दी। जरूरी नहीं है कि दोनों को बिल्कुल 50-50% वेटेज रखता है तो हम बैलेंस बनाएंगे। अरे इसमें भी 2 पन्ना, इसमें भी 2 पन्ना। 2 पन्ना से हम ज्यादा समाज में लिख ही नहीं सकते, चाहे हमारा जो है 4 पॉइंट छोटी ही क्यों ना जाए। ऐसा नहीं है। आपको मुख्य बिंदुओं को छोड़ना नहीं है। 1-2 पैराग्राफ को आपको कहीं लेके चलना है कभी, हमेशा। उसके लिए टेंस होने की जरूरत नहीं है। तो आइए करते हैं। अब ऋग्वैदिक समाज जब हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक समाज में हमें जनजातीय समतामूलक समाज दिखाई देता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब जाते हैं तो हमारा समाज वर्ण विभाजित हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम जो बोलते हैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये हमने आपको केवल ढांचा बताया है और सच्चाई तो यही है कि ये ढांचा ही आपको आगे ले जाएगा। लेकिन जब तक आप इस ढांचा को समझेंगे नहीं ठीक ढंग से तब तक ये आपके किसी काम का नहीं है। और जिस दिन आपने ये ढांचा समझ लिया उस दिन आपको किताब, कॉपी, नोट्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम डैम श्योर आपको रटने की जरूरत नहीं है जिस दिन आपने इस ढांचा को समझ लिया। इसीलिए आज के बाद ये प्रश्न कभी मत पूछिएगा कि हम कितना रटें, हम कितना किताब पढ़ लें, हम कितना नोट्स तैयार कर लें। हाँ, हर विषय की, हर टॉपिक की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इस
सिस्टम के आधार पे प्रश्न में विश्लेषण कर सकें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारे सूचनाओं को रट डालें, आप इस आधार पे लिखिए। थोड़ा कहीं कम होगा ज्यादा होगा फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता कि कहीं कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया। हमें पूरे पन्ने नहीं भरने, 30 के 30, 40 के 40 पन्ने नहीं भरने, बल्कि हमें इस फॉर्मेट पे जितना बेहतर ढंग से हम विश्लेषण कर सकें, कारण प्रभाव को दिखा सकें, उतना ज्यादा से ज्यादा करने की हमें जरूरत है। आइए देखते हैं। तो ग्रीक वैदिक काल में समाज जो था जनजातीय समतामूलक समाज था। और जनजातीय समतामूलक समाज आप समझ रहे हैं कि जनजातीय समाज में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और पशुपालन में अगर दूध बढ़ ही जाए तो क्या किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लड़ाई करो तो आप एक लोटा दूध, एक गिलास दूध, 1 लीटर दूध आप ज्यादा पी लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आप स्टोर तो कर नहीं सकते। तो ये चीजें हैं, इस कारण से यहाँ पे विभाजन की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती। जबकि आप उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो यहाँ वर्ण विभाजन आपको व्यापक मात्रा में मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? कृषि अर्थव्यवस्था के विकास ने जनजातीय समतामूलक समाज को वर्ण विभाजित समाज में रूपांतरित कर दिया। ये आपको सोचना होगा। वर्ण विभाजन, एक और चीज आप यहां ले सकते हैं, जैसे ही कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो लोगों ने क्या किया, कृषि भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने भूमि स्वामित्व की अवधारणा, और जैसे ही भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी वैसे ही साम्राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। क्योंकि राजा क्या करेगा, पूरा भूमि पे कंट्रोल बनाएगा और लोगों को किराए पे अथवा विभिन्न तरीके से लोगों को भूमि देगा कि आप जा करके कृषि करो, और कृषि का एक भाग कर व्यवस्था के अंतर्गत पहुंचाओ। ये सारी चीजें हैं, ये सारा परिवर्तन यहाँ से जुड़ता हुआ, विशेष करके आर्थिक परिवर्तन से जुड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये वर्ण विभाजन हो गया, भूमि स्वामित्व की अवधारणा। अब पितृसत्तावाद उदार और करुणाशील है, अब समाज ही जनजातीय मूलक है, सब आदमी बराबर। जब सभी बराबर है तो किसी से शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? किसी के पास एक्स्ट्रा संसाधन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? किसी से शादी कर लो। आज जो हमारे यहाँ विवाह की जो प्रणाली चलती है उसमें संसाधन एक बहुत महत्व की भूमिका निभाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पितृसत्तावाद में उदार और करुणाशील था, महिलाओं को ये पूरा छूट दिया जाता था कि आपको जिससे विवाह करना है आप पति चुन लो। यहाँ तक कि महिलाओं को तो 4 पति रखने की छूट प्राप्त थी। बहुपतित्ववाद अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको जितने रखने हैं रखो। लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्तन होता है वैसे वैसे ये कठोर होता जाता है, वर्ण विभाजित समाज हो जाता है और ये कठोर हो जाता है, और शक्ति पुरुष के हाथ में चली जाती है वैदिक काल के अंतर्गत। और उसके बाद ये जो पितृसत्तावादक समाज है वो कठोर हो जाता है, और महिलाओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, पुरुष की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और महिलाओं पे पुरुष का नियंत्रण स्थापित होने लगता है। महिला की स्थिति हमने यहाँ पे आपको बोला कि जो ऋग वैदिक समाज है, ऋग वैदिक समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को विवाह करने की छूट थी, पति चुनने की छूट थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो कुछ स्थानों पर शिक्षा की बात तो मिलती है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से उतना पुष्ट नहीं होता। जबकि विवाह पे जो है गोत्र की अवधारणा लागू हो गई। अब गोत्र के अंतर्गत गोत्र बहिर्गमन वाला सिस्टम आएगा और विवाह की परंपरा में परिवर्तन हो जाएगा। विवाह की इस परंपरा में परिवर्तन उसके जो पिता होंगे या ज्येष्ठ पुरुष जो भी होंगे परिवार में, वो निर्णय लेंगे कि महिला का को किससे विवाह करना है। बहुपतित्ववाद, एक महिलाएं का ज्यादा पति। आप महाभारत में देखते हैं कि द्रौपदी 5 पति है बेचारे की। तो ये है कि बहुपतित्ववाद की अवधारणा थी वहां समानता के कारण, लेकिन यहाँ जैसे जैसे विषमता होती है वैसे वैसे एक पति की अवधारणा होती है। और यहाँ अब तो मामला पूरा उल्टा हो जाता है। पहले बहुपतित्व था, अब बहुपत्नीवाद, जिसे बहुविवाह भी कहते हैं। ऐसी जैसे ही पुरुष के हाथ में शक्ति आई, बहुविवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई। उसके बाद देखते हैं दास
तो ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, दशरथ युद्ध की आप लोगों ने चर्चा सुनी ही होगी, काफी इंफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों का। तो दशरथ युद्ध में देखेंगे जो युद्ध में पराजित हो जाता था उसको दास बना लिया जाता था। खान पान रहन सहन, तो खान पान में पशु आधारित खान पान की व्यवस्था थी, अनाज खान पान की व्यवस्था थी। जौ वगैरह, गेहूं वगैरह के बारे में ऋग्वैदिक काल में चर्चाएं मिलती हैं, खास करके जौ के बारे में। रहन सहन, वस्त्र आभूषण क्या पहनते थे, अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्था थी, दफनाया जाता था या जलाया जाता था, क्या व्यवस्था थी, वो आपको देखना है। अब यहाँ ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे उत्तर वैदिक समाज में आश्रम व्यवस्था आता है, यानी व्यक्ति का जो जीवन होता है उसको 4 भाग में विभाजित किया जाता है, 4 आश्रम। उसमें 4 पुरुषार्थ भी होते हैं। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। 4 पुरुषार्थ है, उसके बाद 4 ऋण है, 4 ऋण देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 16 संस्कारों की चर्चा हो रही है बचपन से, जब बच्चे पैदा होने से पहले से लेकर के और जब लोग अंतिम मर जाते हैं तब तक की संस्कार की बात की गई है। पुरुषार्थ में आप देख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की कल्पना इस काल में की गई थी। तो ये एक जीवन को एक सिस्टम में ढालने की कोशिश की गई थी। तो ये चीजें जब आप लिखेंगे तो इस बीच में जो परिवर्तन होता है, अब जैसे मैंने बहुपतित्ववाद से आपको बताया और बहुपत्नीवाद में, तो शक्ति का जब हस्तांतरण महिला से, जब समतामूलक समाज से शक्ति का हस्तांतरण पुरुष के पक्ष में हो जाता है, तब क्या होता है, बहुपतित्ववाद समाप्त हो जाता है, बहुपत्नी प्रथा प्रारंभ हो जाती है। इस समय में हमारे पास खान पान में देखेंगे तो ज्यादा पशु प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं, दूध वगैरह की ज्यादा व्यवस्था है, जबकि यहाँ भूमि पे कृषि होने के बाद, भूमि पे जैसे जैसे कृषि होता है, अधिशेष होता है, उसके बाद लोग अनाज का सेवन ज्यादा करने लगते हैं, पशु प्रोडक्ट की महत्ता धीरे धीरे कम होती है, अनाज की महत्ता धीरे धीरे ज्यादा होती है, भूमि की महत्ता में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। अब आते हैं धर्म में। धर्म में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो धर्म के अंतर्गत हमें 4-5 चीजों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम है, इसी सिस्टम के आधार पे आप प्राचीन काल में किसी भी धर्म के विषय में आप पूरा आलोचना कर सकते हैं। उपासना का उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभ में उपासना का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। और ये भौतिक सुखों की प्राप्ति करना जो है वो उत्तर वैदिक काल में भी बना रहा। इसके अंतर्गत लोग उद्देश्य ये भी था, पुरुष या पुरुष शिशु की कल्पना करते थे, क्योंकि उस काल में क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में संघर्ष होते थे। और यही कारण है कि इंद्र इस काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता भी थे। इंद्र और वर्षा के इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। पुरुषों की कल्पना की गई कि पुरुष आएंगे तो युद्ध में हमारे सहयोगी होंगे, किंतु महिलाओं के जन्म या बालिका के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। ये आपको यहाँ दिखाना होगा। अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, हमें धन दो, हमें ये दो, वो दो, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल में उपासना की पद्धति क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में उपासना की प्रार्थना पद्धति थी, जबकि यज्ञ भी था, प्रार्थना के साथ साथ यज्ञ भी था, लेकिन प्रधान यानी 90% केसेस में प्रधान प्रार्थना को ही दिया जाता था। जबकि यही उत्तर वैदिक काल में होगा तो 80% स्थान यज्ञ छेद लेता है। 80% केसेस में यज्ञ और कर्मकांड होने लगते हैं, जबकि प्रार्थना बहुत ही सीमित होने लगता है शूद्रों के लिए, क्योंकि शूद्रों के पास ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, अतः शूद्र यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे। कर्मकांड को क्या का यज्ञ एवं कर्मकांड को सामाजिक आदान
प्रदान का साधन माना गया है। अब ये कैसे होता है? ऐसे होता है कि ब्राह्मण तो काम करते नहीं थे, क्षत्रिय कार्य करते नहीं थे, तो ब्राह्मण पूजा पद्धति करवाते थे और पूजा की पद्धति के करवाने से जो वैश्य उत्पादन करते थे उस पर उसके एक भाग को कंट्रोल करने का कोशिश करते थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने राजपूत यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ क्षत्रिय कहेंगे, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी पूजा करवाया। राजसू यज्ञ देख लीजिए आप इस काल में, अश्वमेध यज्ञ कल्पना में आ गया और उस माध्यम से ब्राह्मणों को दान मिलता है। तो ब्राह्मण डायरेक्ट भी दान प्राप्त कर रहे हैं वैश्यों से और शासकों से भी दान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक सामाजिक आदान प्रदान, सामाजिक अधिशेष का हस्तांतरण हो रहा है ब्राह्मणों के पक्ष में। तो उन्होंने सिस्टम बनाया, तो सिस्टम में खुद को सबसे ऊपर रखा, इस कारण से कि भौतिक वस्तुओं तक इनकी पहुंच निर्धारित हो सके, और यही कारण है कि इसको सामाजिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। आगे देखते हैं देवकुल। तो ऋग्वैदिक काल में देवकुल में कौन कौन थे? सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र हैं, क्योंकि वो युद्ध और वर्षा के देवता हैं, और युद्ध उस काल में वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। वहीं उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो कर्मकांड वगैरह आ जाता है और वहां देवकुल जो है प्रजापति हो जाते हैं। तो वहां पे त्रिदेव की कल्पना हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है और महेश संहार करता है। इस तरीके की कल्पना आएगी। और देवकुल में जो देवता थे उसको भी यज्ञ के अधीन बना दिया ब्राह्मणों ने, इस कारण से कि उन्होंने कहीं न कहीं देवताओं के साथ, पहले तो देवताओं को आम जन के ऊपर प्रतिष्ठापित किया, उसके बाद देवताओं को ही अपने संकुल और अपने अंतर्गत प्रतिष्ठापित कर दिया और बताया कि स्वयं देवता भी जो है यज्ञ के अंतर्गत है। इसीलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको भौतिक संसाधनों तक पहुंच चाहिए, अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको यज्ञ करना होगा देवताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि देवता भी यज्ञ के अधीन नहीं है, यज्ञ के बाहर नहीं है। और यज्ञ कराएगा कौन? तो यज्ञ हम कराएंगे, हमारे पास आइए, हमें डोनेट कीजिए। उसके बाद है प्रकृति का दैवीयकरण। तो इस काल में ऋग्वैदिक काल में जिन वस्तुओं के बारे में, जिन चीजों के बारे में या जिन प्रकृति के जिन रहस्य के बारे में उद्घाटन नहीं हुआ, उसे देवता के रूप में पूजा किया जाने लगा और ये आगे भी देखा जाता है। यही कारण है कि इसका स्वरूप जो है बहुदेववादी हो जाता है। प्रकृति को देखा, प्रकृति को नाग देवता की पूजा करने लगे, वृक्ष की पूजा करने लगे, मातृ देवी की पूजा, ये सारे आगे चल के आएगी, लेकिन प्रकृति पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसके बाद आगे अरण्यक तप, जैसे जैसे कर्मकांड में वृद्धि होती जाती है और कर्मकांड के माध्यम से संसाधनों के एक भाग पे ब्राह्मणों में भी अब विभाजन होना शुरू हो जाता है और किसी खास ब्राह्मण को ज्यादा क्लाइंट मिल जाते हैं और उनके पास संसाधन हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों के पास संसाधन नहीं हो रहे हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं, तब उनके मध्य से भी संघर्ष उत्पन्न होता है। अरण्यक में तप पे बल दिया जाता है और कहा जाता है कि यज्ञ फूटे हुए नाव की तरह है। उपनिषद में इसकी ज्यादा बेहतर व्याख्या की गई है। और इस काल तक जो है मोक्ष की अवधारणा आने लगी थी और उपनिषद में कहा गया है कि मोक्ष जो है कर्मकांड के माध्यम से नहीं मिलेगा। कर्मकांड फूटे हुए नाव की तरह है जिसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको तरीका बदलना होगा, आपको नैतिकता की ओर बढ़ना होगा, आपको कर्मकांड से बाहर निकलना होगा, धर्म के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। तो ये सारी चीजें उपनिषदीय चिंतन में आई, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जीव और जगत, जिस ब्रह्मा जीव और जगत की चर्चा करके और उस पर नियंत्रण स्थापित करके ब्राह्मणों ने एक सिस्टम बनाया था और सामाजिक आदान प्रदान को प्राप्त करने की कोशिश की थी, वहां पे अब उपनिषद के अंतर्गत चिंतन बदल जाता है और ब्रह्म जीव जगत के विषय में हर व्यक्ति को कल्पना करने, सोचने, समझने, बोलने के लिए स्वायत्ता दी जाती है। अब सवाल है कि इसका निष्कर्ष क्या लिखा जाए। तो हम सोचते हैं क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वैदिक काल में समाज एवं धर्म में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। तो हम इसका निष्कर्ष ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार वैदिक काल में समाज एवं धर्म में होने वाले परिवर्तन भौतिक संसाधनों में होने वाले परिवर्तनों से जुड़े हुए थे, और तत्कालीन समाज में जो भी परिवर्तन आया वो वर्तमान समाज का एक आधार के रूप में निर्माण कर दिया। जो वर्तमान में वर्ण व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था के रूप में देखते हैं, वहीं धर्म के अंतर्गत जो प्रकृति का देवीकरण है, बहुदेववाद है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। या हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो समाज एवं धर्म में परिवर्तन हुआ उसने भारतीय समाज का आधार निर्माण कर दिया। बस फिनिश। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं।